स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है और आज हम पहुंच चुके हैं 26वें चैप्टर में, जो कि हमारा स्टार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो मित्रों जो है डिटेल से हम जो है इस चैप्टर का फिर से डिस्कशन करेंगे। वैसे सभी जो है जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक 25 चैप्टर मैंने आपको जो करवाए हैं, तो उन सभी चैप्टर का मैंने जो डिटेल से डिस्कशन किया है, तो उसी प्रकार से आज हम इसका भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादातर एग्जाम में अगर कोर्ट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही उठाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। यानी मित्रों भारत का जो संविधान है वो एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमने जो है एक हायरार्की बना रखी है। यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर नीचे जो है कई सेशन कोर्ट और कई जो है अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो हमने जो है कोई एक हायरार्की बना रखी है और अमेरिकी संविधान में यह हायरार्की नहीं होती है। ठीक है, और मित्रों जब मैंने आपको बताया था ना कौन सी, कि जब मैंने अब जब आपको चैप्टर पढ़ाया संघीय व्यवस्था का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संघीय व्यवस्था की जब हमने विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे तो हमारे बीच जो है एक बात आई थी जो एकीकृत न्यायपालिका की बात वहाँ भी आई थी। तो ये बात आज फिर जो है यहाँ पर वापस आ रही है। ठीक है, जिसमें शीर्ष स्थान पर सुप्रीम कोर्ट और उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। मित्रों मैंने अभी आपसे चर्चा की थी कि एक हम भारत में हायरार्की बना रखी है हमने, कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा और उसके नीचे हम हाई कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट की बात करते हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियाँ होती है, मैंने आपसे भी चर्चा की, जो जिला न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम सन 1935 से ग्रहण की है और यह केंद्रीय और राज्य विधियों पर लागू करती है। यानी मित्रों भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया और उसी के माध्यम से हमने जो है न्यायालय की जो एकल व्यवस्था यानी जो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था हमने की, तो यही जो एक्ट था इसी से हमने जो है इसको लिया है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालय की द्विविध व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए और दूसरा राज्य के लिए। यानी मित्रों वहाँ जो है अलग न्यायालय है, एक तो केंद्र के लिए अलग न्यायालय होता है, दूसरा राज्यों के लिए अलग होता है। संघीय कानून को संघीय न्याय क्षेत्र और राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र के द्वारा लागू किया जाता है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, संघ का जो कानून होगा यानी जो संघ सूची पर जो कानून बनेगा उसको संघ का न्याय क्षेत्र लागू करेगा और राज्य के कानून को राज्य का न्याय क्षेत्र लागू करेगा। यद्यपि भारत भी अमेरिका की तरह संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधि न्याय की एक प्रणाली है। ठीक है, आगे क्या कहता है ये कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हमने 28 जनवरी सन 1950 को किया। यानी मित्रों अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हमने उद्घाटन कब किया था, तो आप याद रख लेना 28 जनवरी सन 1950 को हमने इसका उद्घाटन किया। यानी कि 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं ये कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती न्यायालयों से ज़्यादा व्यापक है। यानी पहले जो न्यायालय हुआ करता था उससे ज़्यादा हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र यानी जो न्याय करने का जो क्षेत्र है, यानी कहाँ कहाँ तक वो न्याय कर सकता है, तो वो जो न्याय क्षेत्र है वो जो है हमारा आज के सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादा है। और फ्रेंड्स मैंने जब आपको पढ़ाया था क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें मैंने आपको जो है बताया था कि जो 1774 में हमारा कलकत्ता में हमने जो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, आपको याद हो तो मैंने बताया था स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट हमने गठित किया था ना 1774 में कलकत्ता में, तो वो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है, आप इस बात को याद रखना। और जितने भी मैंने जो अधिनियम यानी जितने भी हमारे अधिनियम आए थे वो सारे अधिनियम मैंने आपको करवा दिए हैं। पहला ही लेक्चर और पहली ही प्ले लिस्ट हमारी डाली हुई है चैनल पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के नाम से, आप जो है जाकर के सभी वीडियोज़ को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, एक एक प्रावधान के बारे में मैंने जो है विस्तृत रूप से और डिटेल से डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक हम सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया और आदि का उल्लेख करते हैं। यानी मित्रों क्या कह रहा है, भारत संविधान का जो अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, ठीक है, भाग 5 में हम संघीय सरकार की बात करते हैं और भाग 6 में राज्य सरकार की। मैंने आपको सारे भाग करवा दिए हैं और अनुसूचियाँ भी मैंने कई बार आपको जो है रिवीजन करवाई है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे आ रही है कि भाग 5 जो है ना संविधान का, उसमें हम अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता या उसका न्याय का क्षेत्र होगा या कौन कौन सी हमने उसको शक्तियाँ दी, इन सभी के बारे में हम जो उसमें बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करें तो क्या कह रहा है
कि देखिए मैंने आपको कुछ लिख रखा है कि 2019 में केंद्र सरकार ने न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी। यानी मित्रों पहले जो यानी पहले जो भारत में जज हुआ करते थे ना सुप्रीम कोर्ट में, वो आपको पता तो 31 थे, लेकिन आगे जाकर के 2019 में सरकार ने फिर क्या किया, जो है जजों की संख्या में वृद्धि करी और कितनी 34 की संख्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के गठन की हम बात करेंगे, क्या कह रहा है, इस समय सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी एक तो सीजेआई है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई है, ठीक है, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। फिर क्या कह रहा है, फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। फिर यह वृद्धि सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई। यानी मित्रों ये तो पहले का था 31, ठीक है, लेकिन अब जो वृद्धि की ना सरकार ने, वो वृद्धि की सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम यहाँ पे आएगा 2019, ठीक है। तो उसके माध्यम से जो है सरकार ने जो है इसमें यानी संसद के द्वारा इसकी संख्या में वृद्धि की गई। फिर हम न्यायाधीशों की बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से उसमें जो जज होते हैं या कौन कौन से अन्य जज होते हैं। तो कह रहा है न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या कैसे होगी, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। यानी मित्रों क्या कर रहा है, तो मित्रों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज, मुख्य जज यानी जो चीफ जस्टिस हम जो बनाते हैं, उसकी जो नियुक्ति हम करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं करते, यानी आपको पता हो तो एक कोलेजियम सिस्टम होता है, ठीक है। उस कोलेजियम में जो है जज होते हैं और वो जज क्या करते हैं, अपने यानी जो भी वरिष्ठ यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठ जज होगा ना, उसका नाम वो रेकमेंड करते हैं सरकार को, ठीक है, कि आप भैया जो है, यानी क्या होगा कि पहले मान लो इस समय मान लो आप एग्जाम्पल से ऐसा समझो कि वर्तमान में मान लो कोई जज है और वो मुख्य जज बना हुआ है, यानी मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब वो मान लो उसका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो वो क्या करेगा, अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले जो एक कॉलेजियम गठित करता है, ठीक है। और कॉलेजियम में जो है, कॉलेजियम के माध्यम से क्या होता है कि जो है वो कॉलेजियम जो होता है, यानी आप ऐसा समझो कि 5 जो जज होते हैं उनके माध्यम से जो है गठित किया जाता है। उसमें जो है 5 जज होते हैं कॉलेजियम में, ठीक है। और वो कॉलेजियम क्या करता है कि वो जो है नाम रिकमेंड करता है कि हाँ जो मेरे बाद आप जो है ये वरिष्ठ जज यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये वरिष्ठ जज है और मेरे बाद आप जो है इस जज को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज बना देना। इस बात की वो सिफारिश करता है सरकार को, ठीक है। फिर सरकार जो उस सिफारिश को मान लेती है, तो फिर जो है जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उस जज को फिर सुप्रीम कोर्ट का नया जज बना दिया जाता है, मुख्य जज यानी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ऐसे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी हम नियुक्ति करते हैं, और जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो उसकी नियुक्ति करते हैं, यानी शपथ भी उनको राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है, और मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। यानी मित्रों जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो हमने नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति के कहने से, यानी राष्ट्रपति ने जो उसको नियुक्त किया, शपथ दिलाई, तो हमने उसको नियुक्त तो कर दिया। लेकिन जो अन्य जज होंगे ना, मान लो किसी अन्य जज को सुप्रीम कोर्ट का जज हमें बनाना है, यानी हाई कोर्ट का अगर मान लो कोई जज है, आगे वैसे तो हम चर्चा करेंगे डिटेल से कि हाई कोर्ट का जज जो होता है वो कैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। तो अगर मान लो कि हाई कोर्ट का जज है और हमें उसको बनाना है सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, तो उस सुप्रीम कोर्ट का जज हमें उसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे उसकी, लेकिन उस मामले में फिर क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, एक तो वो और जो है राष्ट्रपति, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। कह रहा है ना, इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। यानी मित्रों मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो भी परामर्श देता है राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश परामर्श देता है राष्ट्रपति को अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने में, ठीक है। फिर परामर्श पर विवाद, यानी परामर्श अगर मान लो वो देगा तो उस पर विवाद की बात आ रही है कि उपरोक्त उपबंध में परामर्श शब्द की उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न व्याख्याएं दी है। यानी मित्रों परामर्श शब्द का सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलग अलग तरह से व्याख्यान किया है। तो ये तो आगे क्या कहते हैं कि न्यायाधीश मामले 1982 में न्यायालय ने कहा परामर्श का मतलब सहमति नहीं वरन विचारों का आदान प्रदान है। लेकिन द्वितीय न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को परिवर्तित कर दिया और कहा परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। मित्रों परामर्श जो देगा ना सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि परामर्श का मतलब है सहमति हम देंगे, बस इतना सा हमारा ये काम है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करें तो देखिए आगे एक संविधान संशोधन लेकर के आई थी संसद, ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002
तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग दो अधिनियम 2014 ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रणाली के को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया। यानी मित्रों, जो मैंने आपको चर्चा की थी ना कॉलेजियम प्रणाली की, यानी कॉलेजियम का मतलब है, मान लो 4-5, अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि एक आप ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, 4-5 जनों का। अब आपने जो ग्रुप बना लिया ना, तो बस वही कॉलेजियम हो गया। एक सिंपल तरीके से बस आप इतना सा समझ लो, ठीक है। तो क्या किया था संसद ने ऐसा किया कि एक संविधान संशोधन लेकर के आई, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ठीक है। उसके माध्यम से संसद क्या करना चाह रही थी कि एक जो है आयोग यानी एक कमीशन गठित करना चाह रही थी संसद। कौन सा? NJAC, उसको NJAC बोलते हैं यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। अब वो गठित करना तो चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस संविधान संशोधन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है घोषित कर दिया था, यानी असंवैधानिक करार उसको दे दिया था। और फिर जो है ये जो आयोग हम बनाना चाह रही थी ना संसद और सरकार, वो आयोग नहीं बना था, ठीक है। यानी कॉलेजियम को बंद करके, यानी आप ऐसा समझो कि जो जजों की नियुक्ति करना चाह रही थी ना सरकार, करती जजों की नियुक्ति, ठीक है। वर्तमान में तो कॉलेजियम प्रणाली करती है कि उसने जो कॉलेजियम ने नाम रेकमेंड कर दिया और सरकार ने उसको नियुक्त कर दिया। लेकिन अगर मान लो ये आयोग गठित हो जाता ना, तो ये आयोग फिर जो है यानी आयोग ही फिर सुप्रीम कोर्ट का जज या अन्य जज, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होता है, या अन्य जजों की नियुक्ति करता, और फिर उसके मामले में जो है सरकार की जो है मनमर्जी चलती, यानी सरकार जिसको चाहती उसको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना देती, और फिर वो जो जिसको जज बनाती तो वो उसके फेवर में काम भी करता। तो वो स्वतंत्र रूप से जो है, यानी मान लो, यानी ऐसा समझो कि जो न्यायपालिका थी ना भारत की, वो न्यायपालिका फिर जो है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती थी, ठीक है। यानी उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। इस कारण से जो है सुप्रीम कोर्ट ने आगे जाकर के फिर उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो आगे क्या कहता है, हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा NJAC एक्ट दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी मित्रों उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। और पुरानी कॉलेजियम प्रणाली ही कार्यरत है, यानी वर्तमान में भी अब जो है जजों की नियुक्ति हम कॉलेजियम के माध्यम से ही करते हैं, ठीक है। मैंने आपको सरल भाषा में समझाने का भरपूर प्रयत्न किया, ठीक है। अब आगे हम क्या करें, कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी क्या करा है, सन 1950 से 1973 तक व्यवहार में यह था, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। मित्रों, मैंने पहले आपको बताया था आते ही कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है ना, जो जज यानी जो आयु में और जो काम में जो यानी ज़्यादातर जो उसकी आयु होती है, जो उसकी आयु ज़्यादा है, ठीक है, वरिष्ठ जो है न्यायाधीश है, तो उसको हम जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देते हैं, ठीक है। शुरू से यानी 1950 से लेकर के 1973 तक तो ये परंपरा चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, 1973 में इस परंपरा का जो है एक बार जो है हनन हुआ था। कैसे? जब AN राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। यानी मित्रों AN राय थे ना, और इनको क्या किया, सरकार ने जो है क्या किया कि इससे ज़्यादा 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, ठीक है। लेकिन उनको तो सरकार ने जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, लेकिन जो AN राय को जो है चीफ जस्टिस भारत का बना दिया। दोबारा 1977 में भी फिर ऐसा ही हुआ। कैसा कि AM बेग को वरिष्ठतम व्यक्तियों के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बनाया। यानी सरकार ने जो है 2 बार इस प्रणाली का हनन किया है, जो कॉलेजियम सिस्टम थी, जिसके माध्यम से जो है हम नियुक्ति कर रहे थे। फिर आगे क्या कहते हैं, अब यहाँ पे मित्रों चर्चा की जा रही है कि एक जो न्यायाधीश होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर आपको बनना है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज आपको बनना है, तो आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं या कौन कौन सी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आगे हम उससे की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है ये, न्यायाधीशों की अहर्ताओं की बात कर रहा है कि ऐसी न्यायाधीशों के पास अहर्ताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहिए। क्या कह रहा है, एक तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, उसे किसी हाई कोर्ट का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, और उसे 10 वर्ष तक का जो है उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, और राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। यानी मित्रों एक तो जो है अगर आप बनना चाहें क्या सुप्रीम कोर्ट का जज, तो एक तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो है पहले हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा 5 साल तक, यानी आप जो है 5 साल तक हाई कोर्ट के जज के रूप में रहे हों, ठीक है। दूसरा, तीसरी बात क्या होगी, आपको जो है कम से कम 10 साल तक का अनुभव होना चाहिए, किसका, जो है वकील का, यानी आप 10 साल तक जो है वकील का अनुभव ले चुके हों, ठीक है। और चौथा कि राष्ट्रपति के मत में उसको सम्मानित, यानी वो जो हम यानी कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाह रहा है उसको जो है एक सम्मानित न्यायवादी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई, तो ये 5 चीज़ें जो है एक जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा
कि शपथ क्या क्या लेगा, यानी जो राष्ट्रपति बनेगा, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा वो शपथ क्या लेगा। तो क्या लेगा, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पहले राष्ट्रपति के पास जो है शपथ लेनी पड़ती है। और वो क्या कहता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यानी मित्रों ये बात जो है सभी लोग जब शपथ लेते हैं ना, तो ये बात तो वो कॉमन बोलते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्यों नहीं, क्योंकि संविधान ही तो भारत में सर्वोच्च है। ठीक है। और मित्रों एक बात यहाँ पे जो है अलग से आएगी, यानी मंत्री जब शपथ लेते हैं या अन्य कोई शपथ लेते हैं ना, तो उनके अलावा यहाँ एक बात जो है अलग से निकल के आएगी, मैं बताऊंगा आपको। कि एक तो उसने ये बोला कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोलेगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, यानी मैं भारत की जो प्रभुता बनी हुई है और जो अखंड भारत है उसको मैं जो बनाए रखूंगा। फिर अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। यानी मित्रों यानी मेरी जो योग्यता है और जो भी मैं काम करूंगा ना, ना तो मैं किसी के डर से करूंगा और न ही मैं किसी के साथ पक्षपात करूंगा, यानी मैं न किसी के साथ भेदभाव करूंगा और न ही मैं जो किसी के साथ नफरत के माध्यम से जो है काम करूंगा। ठीक है। एक वो क्या कहता है, मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। यानी मित्रों एक तो मैं आपको बताऊं कि एक तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज और एक हाई कोर्ट का जज, ठीक है, और एक जो केग होता है ना, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो हम अनुच्छेद 148 के तहत उसकी नियुक्ति करते हैं। तो वो भी मित्रों ये बात जो है बोलता है, कौन सी बात, संविधान और विधियों की मर्यादा में न रखूंगा। यानी मित्रों मंत्री जब शपथ लेते हैं या कोई अन्य शपथ लेता है ना, या जो सदस्य शपथ लेते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, तो वो ये बात नहीं बोलते हैं संविधान और विधियों की मर्यादा में न रखूंगा, क्योंकि वो तो है राजनीतिक है, यानी वो राजनीतिक पद हैं। इस कारण से वो ये बात नहीं बोलते मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो इस कारण से जो है संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो भी करता है। ठीक है। आगे हम उनके कार्यकाल की बात करें तो वो कितने साल का काम करते हैं, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो क्या कह रहा है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया। यानी मित्रों आप इस बात को याद रखना, संविधान ने ये बात नहीं बताई कि हाँ एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो कितने साल तक काम करेगा, ये तो हमने जो है खुद ही तय किया है। क्या करा है, वह 65 साल की आयु तक पद पर बना रहेगा। ठीक है। क्या करेगा कि वह 65 साल तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना रह सकता है। ठीक है। दूसरा, वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देगा। यानी मित्रों अगर उसको इस्तीफा देना होगा ना, तो वह राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र देगा। फिर संसद की सिफारिश पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटा सकते हैं। यानी हम जो है राष्ट्रपति को जो है यानी राष्ट्रपति के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है संसद के माध्यम से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने चर्चा की एक सुप्रीम कोर्ट के जज के शपथ के बारे में। ठीक है। अब हम जो चर्चा करेंगे ना वो करेंगे कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जो है हमें अगर हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे। यानी जैसे हम राष्ट्रपति को हटाते हैं महाभियोग के माध्यम से, तो क्या यहाँ भी जो है महाभियोग लगाया जाता है या कोई अन्य प्रक्रिया बनाई हुई है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। सही है। ठीक है। यानी राष्ट्रपति के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। फिर जब इस प्रकार हटाए जाने हैं तो संसद के द्वारा उचित सत्र में संबोधन किया गया। मित्रों हमने जो एक विशेष प्रक्रिया बनाई हुई है जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको अपने पद से हटाने के लिए, क्या बनाई हुई है कि क्या करा है, इस आदेश यानी अगर जो हम प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो उस प्रस्ताव के बारे में यहाँ बात की जा रही कि उस प्रस्ताव को जो है संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, ठीक है, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उसका हमें समर्थन अगर मिल जाए तो हम जो है उसको जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको जो है जो कदाचार या दुर्व्यवहार है उसके आधार पर हम उस व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको उसके पद से हम हटा सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे हम जो चर्चा करें ना वो हम जो है विशेष प्रक्रिया क्या अपनाई है तो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। यानी मित्रों हम यहाँ भी महाभियोग की एक प्रक्रिया लगाते हैं और वो प्रक्रिया जो है बनाई वो किसने बनाई, तो वो बनाई न्यायाधीश जांच अधिनियम। यानी मित्रों हम एक एक्ट लेकर के आए थे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और उसके माध्यम से हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाते हैं। तो क्या उसकी प्रक्रिया है, देखिए कह रहा है अगर हमें निष्कासन यानी हमें जो हटाने का जो प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं उस प्रस्ताव के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है कि निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों, यानी लोकसभा में मान लो हम निष्कासन प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं ना तो हमें जो है 100 सदस्यों का जो है उसको समर्थन मिलना चाहिए, यानी जो प्रस्ताव है उस पर जो है 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
फिर अगर हम मान लो राज्यसभा में वो हटाने का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो उसको जो है 50 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है, निष्कर्षण प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में और 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद हम अध्यक्ष या सभापति को जो है उसको दे देंगे। यानी मित्रों आप जो है ऐसा समझना कि हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो हम एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे, निष्कासन प्रस्ताव। अगर हम लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं तो लोकसभा में लाने के लिए हमें जो है 100 लोकसभा सदस्यों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर चाहिए होगा, और हमने जो है अगर राज्यसभा में लेकर के आए तो 50 सदस्यों का। अब वो प्रस्ताव हम जो है हमने लाया, ठीक है, हमने जो हस्ताक्षर कर लिया उसके ऊपर 50 सदस्यों का या 100 सदस्यों का, और हम जो उस प्रस्ताव को देंगे किसको, अध्यक्ष या सभापति को, यानी लोकसभा में अध्यक्ष को या राज्यसभा में सभापति को। ठीक है, हमने वो प्रस्ताव दे दिया। ठीक है, ये यानी कि मित्रों ये प्रक्रिया चल रही है उसको हटाने की। आप जो आसान भाषा में समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अध्यक्ष या सभापति जो है इस प्रस्ताव को शामिल कर सकते हैं या नहीं भी। ठीक है मित्रों, यानी अगर मान लो अध्यक्ष या सभापति चाहे कि वो प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। और मित्रों आपको पता हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना, उसको हटाने के लिए हाल ही में यानी 1-2 साल के अंदर जो है प्रस्ताव लेकर के आया गया था, लेकिन और राज्यसभा में लेकर के आया था उस प्रस्ताव को, और राज्यसभा के जो सभापति हैं उसको जो है उस प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति ने जो है स्वीकार नहीं किया था, आपको पता हो तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है करंट अफेयर से जोड़ के बताया। तो क्या कह रहा है, जो प्रस्ताव हम लाए हमने जो है सभापति अध्यक्ष को दे दिया। ठीक है, अब सभापति अध्यक्ष क्या करेंगे, या तो उसको स्वीकार कर लेंगे या उसको अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो अस्वीकार कर दिया तो वो प्रस्ताव गिर गया, अब तो उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, अब अगर मान लो कि सभापति या अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को जो स्वीकार कर लिया तो क्या करेंगे कि कह रहा है ना, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाएगा तो अध्यक्ष सभापति इसकी जांच के लिए 3 सदस्य समिति गठित करेंगे। यानी मित्रों अध्यक्ष सभापति फिर क्या करेंगे, 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएंगे। ठीक है, और उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो क्या कह रहा है, उस कमेटी में जो मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश। यानी मित्रों आप यहाँ समझो कि जिस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए हम प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं ना, उस कमेटी में वो भी शामिल है। आप यहाँ गौर करिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश होगा, यानी या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है अन्य न्यायाधीश होगा जो कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, या तो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एक व्यक्ति ये हो गया। दूसरा किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, और तीसरा होगा प्रतिष्ठित न्यायवादी। यानी मित्रों एक जो है अलग व्यक्ति और होगा, न्यायवादी होगा, यानी जो न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ होगा। यानी 3 जो व्यक्ति होंगे ये इस कमेटी में शामिल होंगे। ठीक है, अब आगे चर्चा क्या होगी कि यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या दोषी या अक्षमता पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार करेगा। यानी मित्रों अगर मान लो इस समिति ने ये पाया कि हाँ ये जो मुख्य न्यायाधीश है ये जो है दुर्व्यवहार या कदाचार का दोषी है, तो मान फिर क्या होगा कि जो प्रस्ताव है उस पर फिर सदन जो है विचार करेगा। फिर क्या करेगा, विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजेगा। यानी मित्रों फिर क्या होगा कि जो प्रस्ताव हम लेकर के आए थे, ठीक है, तो प्रस्ताव क्या करेगा, जो सदन होंगे दोनों सदन जो है, यानी एक सदन में वो प्रस्ताव आया, फिर प्रस्ताव वो सदन जो है विशेष बहुमत के माध्यम से उसको पारित करेगा, और पारित करने के बाद दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी उसको पारित करेगा, पारित करने के बाद उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भेजेगा। ठीक है, और अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को उठाने का आदेश जारी करेगा। मित्रों फिर राष्ट्रपति ने न्यायाधीश को उठाने का आदेश दे दिया और फिर न्यायाधीश को हम हटा देंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, तो ये जो है एक तरह से महाभियोग की प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के जज को उठाने की। ठीक है, जो कि चीफ जस्टिस होता है। और आगे हम क्या कह रहा है कि यह रोचक है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर अभी तक महाभियोग नहीं लगाया है। पहला और एकमात्र महाभियोग का मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी का है। यद्यपि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया, ठीक है, जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया पर उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अब तक जो है हमने किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जो है एक बार भी महाभियोग नहीं लगाया है। और एक बार ऐसा मामला आया था जो है जब, लेकिन क्या हुआ कि मतदान की जब बारी आई ना तो मतदान नहीं हो सका क्योंकि कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई थी। ठीक है, और इस प्रकार से वो जो प्रस्ताव हम लेकर के आए थे उसको जो है लोकसभा से पारित, यानी लोकसभा के द्वारा उसको पारित नहीं किया जा सका था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब आगे हम क्या करें, उसके वेतन और भत्तों की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, वेतन और भत्ते क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते विशेषाधिकार अवकाश पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद करती है। यानी मित्रों संसद के माध्यम से उसको जितना भी वेतन या भत्ते मिलते हैं या विशेष अधिकार जो मिलते हैं या छुट्टियां जितनी भी मिलती है या जो पेंशन भी मिलती है वो सभी जो है हम संसद ही निर्धारित करती है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जा सकता है। यानी मित्रों मैंने आपको जो है जब मैंने वित्तीय आपातकाल के बारे में आपसे चर्चा की थी अनुच्छेद 360 के तहत, तब भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो चाहेगा तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जजों की
जो वेतन और भत्ते हैं उसमें कटौती कर सकता है वित्तीय आपातकाल अगर भारत में लग जाए। हालांकि भारत में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत में अगर वित्तीय आपातकाल लगा हो, यानी मित्रों भारत में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, लेकिन जो है एक बार भी भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। फिर क्या कहता है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50%, यानी मित्रों जितना उसको, यानी मान लो ये कह रहा है कि 65 साल में जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो जो सेवानिवृत्त होता है, ठीक है। तो 65 साल की उम्र में उसको जो जितना वेतन मिल रहा था उस वेतन की 50% हम उसको जो है पेंशन देते हैं। आप इस बात को समझो, यानी अगर मान लो उसको जो है 1.5 लाख रुपये का वेतन मिल रहा था या 2 लाख का वेतन उसको मिल रहा था, तो जो है उसको हम पेंशन कितनी देते हैं, तो अगर 2 लाख का मिल रहा था उसको हम 1 लाख की पेंशन उसको देते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी हमें चर्चा कुछ की जाती है कि कौन सी परिस्थिति में जो है हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी मित्रों अगर भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तो वो किसी भी जज को जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको भारत का सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी बना सकता है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होगा या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होगा या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ होगा। यानी मित्रों आप ऐसा समझो कि अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है या जो है अस्थायी रूप से जो है उसने कुछ छुट्टियां ले रखी है, तो उस मामले में हम क्या करते हैं कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो होना ही चाहिए ना, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज है मुख्य न्यायाधीश के अलावा उसको जो है राष्ट्रपति कार्यवाहक या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने चर्चा की आज जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और जो है एक डिटेल से मैंने डिस्कशन किया कि जो है मुख्य न्यायाधीश होता है उसको हम कैसे हटाते हैं, इसके अलावा जो है उसका कार्यकाल कितना होता है, शपथ क्या लेता है, और शपथ के बारे में मैंने आपको जो है बहुत विशेष बात बताई थी कि संविधान की रक्षा करने की वो जो है शपथ भी लेता है, ठीक है। उसकी क्या क्या योग्यताएं होती है, तो इन सब, और कॉलेजियम प्रणाली और जो संविधान संशोधन नियम लेकर के आई थी संसद NJS यानी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से जो नियुक्ति करनी चाह रही थी, तो उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिर न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर हम यही स्टॉप करेंगे, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। यानी मित्रों इसमें चर्चा होगी कि अस्थायी जो है कुछ जो है हम न्यायाधीश भी बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बारे में मैं आपको वो जो है डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो मित्रों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में तदर्थ न्यायाधीश के साथ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।